अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। पेशावर हुआ एक बार फिर लहू लहू। एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर अपने पंजे पूरी तरह से गाड़ रहा है, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि फिर से पेशावर को दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया। कभी हम अपनी जंग लड़ रहे होते हैं और कभी दूसरों की जंग लड़ रहे होते हैं। अपनी जंग है सियासत की जंग और दूसरों की जंग है दहशतगर्दी की जंग। पेशावर में जो कुछ हुआ अब तक तो वाज़ेह हो गया कि ये किसी और की जंग है जो हमारी सरजमीन पर लड़ी जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना एक मोमेंटम बना लिया है और उनके कामयाब जलसे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है। हुकूमत परेशान है या हुकूमत मुश्किल में है, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ ये जो दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है इस पे भी जरूर बात करेंगे कि एक बार फिर ये जो दहशतगर्दी की लहर हमारी सरजमीन पर आ गई है, क्या फिर से हम किसी और की जंग को दावत दे बैठे हैं या फिर मामला कुछ और है। ये दो मौजूआत हैं जिस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा पेशावर शहर में जाके लोगों को भी देखेंगे कि ये जो कोरोना की एक नई वेव आई है उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। लेकिन ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद है। सूबाई वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई साहब और अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेक्रेटरी इत्तलात या तर्जुमान कहें मियां इफ्तिखार हुसैन साहब। मियां साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप बहुत मुद्दत बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं। और शौकत भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए हैं। मैं थोड़ा सा शौकत साहब से इस प्रोग्राम का आगाज करूंगी कि ये जो मैंने बात की है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर जो इस वक्त आई है, हमने देखा कि एक तो टीटीपी जो है दोबारा ऑर्गेनाइज हो गई, फिर दीर में जो कुछ हुआ, वजीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पेशावर में जो कुछ हुआ। पेशावर का तो वाकया वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि ये किसी और की जंग है जो पेशावर में लड़ी गई। आपकी असेसमेंट क्या है अब तक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, गवर्नमेंट परेशान इस वजह से है कि जाहिर है जब दहशतगर्दी होती है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी कोशिश ज़रूर करती है। इससे पहले आप देखें रोज़ाना धमाके होते थे, रोज़ाना खून बहता था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत भी कोशिश करती रही, यानी कि वहाँ उस वक्त कोशिश नहीं हुई। तो ये होता है कि 15-20 साल इस खत्े में ये दहशतगर्दी रही है, उसकी वजह से काफ़ी जानें भी ज़ाया हुई और फिर ये क्रेडिट भी जाता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, फौज को, जो आज तक अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अमन कायम करने के लिए। अब ये देखें, ये अगर हम ये कहें कि जी यहाँ दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी तो ये गलत था, क्योंकि ये स्लीपिंग सेल्स होते हैं और वो भी तकरीबन जो सॉफ्ट टारगेट की तलाश में होते हैं। तो अभी तक जितने भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए, उनको वो कार्रवाई नहीं करने दी गई। तो ये भी क्रेडिट जाता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को, जो रोज़ाना हम पढ़ते हैं कि जी इतने दहशतगर्द पकड़े गए, इतनी कार्रवाई नाकाम बना दी गई, इतना बारूदी मवाद हुआ, लेकिन उस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती है, जबकि हमें उसको फोकस करना चाहिए, हमें लेकिन क्रेडिट करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस तो ये मैं थोड़ा सा मुझे मौका दे के सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमारी ये कह रही हैं, इवन की पुलिस भी उसका हिस्सा है। आईजीपी पुलिस ने मुझे कहा कि स्लीपर सेल तो हमने बिल्कुल वॉश आउट कर लिए हैं। तो आपको लगता है कि स्लीपर सेल अभी भी मौजूद है दुश्मन के? देखिए, मैं नहीं समझता कि खत्म हो गए हैं। देखिए, ये उनकी अपनी वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, उनके साथ ज्यादा मालूमात होंगी, लेकिन एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई, ना दहशतगर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुई। आज भी वज़ीरिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन हो रहा है और रोज़ाना हम देखते हैं हमारे फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। इसका मतलब है कि अभी इस खत्ते के अंदर वो स्लीपिंग सेल मौजूद हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। आपने कहा हुकूमत परेशान है, हुकूमत इससे परेशान है, पीडीएम से परेशान नहीं है। पीडीएम तो जाहिर अपोजिशन है, उनका अपना वो तो जो मौका फाज है उनको वो शुरू दिन से कह रहे थे। जिस दिन हम हलफ उठा के वापस आ रहे थे, अपने गाड़ियों में बैठ रहे थे, तो उस वक्त भी हेडिंग चल रही थी, हेडलाइन चल रही थी कि जी ये हुकूमत नाकाम हो गई। तो उस वक्त तो हमने पहले दिन था हमारा,
तो उस पे तो हमें कोई वो नहीं है, वो उनका अपना हक है, हुकूमत उनको फैसिलिटेट भी करेगी इंशाल्लाह ताला, कोई रुकावट नहीं होगी, किसी किस्म की वो नहीं होगी। पेशावर में करना चाहें, जहाँ भी करना चाहें, लेकिन सिर्फ एक चीज को देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ ये नहीं कि दहशतगर्दी जब होती है तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है अवाम के जान और माल का, लेकिन इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है अपोजिशन और अवाम, सब ने मिलकर पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी। आज भी मैं समझता हूँ कि सारे मिलकर सिक्योरिटी इदारों को साथ खड़े हो जाएं, उनको बूस्ट करें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम निमट सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ये हुकूमत का काम है, हमने तो हुकूमत ही गिरानी है, तो वो तो एक अलग चीज है, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, सियासत है, वो हम हर वक्त खेल सकते हैं, हर वक्त हो सकती है। न जलसों से हुकूमत गिरती है, न जुलूसों से गिरती है। बेजरूर जो सूरत इस वक्त बनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे पीडीएम, और खुद हालात को देखे कि आया ये जो वक्त है इसमें जलसे करने जरूरी है या नहीं। ठीक है मियां साहब, शौकत साहब कह रहे हैं कि ये जो वक्त है इसको आपको देखना है कि क्या इस वक्त जलसे करना मुनासिब है या नहीं, वो वेव चाहे कोरोना की है या फिर अभी वो फोकस कर रहे हैं दहशतगर्दी पे। तो दहशतगर्दी का ये जो एक माहौल बन गया है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं कि वाकई ये पीडीएम को के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं खुद चूंकि मौके पे गया, मैंने मदरसे यानी जो मस्जिद है उसके अंदर भी मैं गया और फिर अस्पताल में भी मैं गया, तो सूरत हाल अपने आंखों से मैंने देखा। यानी तकरीबन 1200 के करीब तलबा थे और उसके बीच में यानी उनको पहले से थ्रेट था भी और फिर थ्रेट अलर्ट जो नेक्टा की तरफ से भी जारी किया गया था, और इसके बावजूद इस किस्म का वाक़या होना कि मस्जिद के बीच में जाना, बैग भर के जाना और आला क्वालिटी का बारूद उसके साथ हो और कितने चेक पोस्टों से हो के बंदा आता है, तो कहीं न कहीं पे तो उसको अगर थ्रेट अलर्ट था तो कहीं न कहीं पकड़ा जाता। अगर ऐसा मुमकिन न था तो फिर इस मदरसे को जो कि उन्होंने खुद कहा था कि हमें सिक्योरिटी दी जाए और लोकल पुलिस से उन्होंने राबिता भी किया था, तो आखिर जब उनको ये इत्तला थी तो फिर क्यों सिक्योरिटी नहीं दी गई? लोकल पुलिस ने भी उनको बताया कि आप का मदरसा जो है और मस्जिद अंडर थ्रेट है। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ जो इतना यानी मालूम था, फिर ये वाक़या होना ये मजीद तशवीश की बात है। हम यानी आप अंदाजा करें कि 112 तलबा जो है वो जख्मी हुए और फिर जो मैंने जो जख्मी देखे तो तकरीबन जुलस गए थे, वो बारूद ज्यादा थी तो बारूद की आला क्वालिटी की वजह से वो ज्यादा यानी जुलस गए थे। तो एक तो ये बात पॉइंट आउट करनी कि बिल्कुल दहशतगर्दी का खात्मा तो होना चाहिए था, क्योंकि कई यानी बार ये कहा गया कि फलां ज़रब आज़म जो है कामयाब हुआ, वहां पे हमने यानी प्रोग्राम किया, यहाँ पे हमने कार्रवाई की। हम आज भी समझते हैं और बड़े सदिक दिल से ये समझते हैं कि जब APS का वाक़या हुआ तो उसके बाद यानी मुल्क के साथ हमारे पास एक मुत्तफ़िक एजेंडा आया। उसमें सियासी क़यादत थी, मजहबी क़यादत थी, अस्करी क़यादत थी, तमाम मकतब फ़िक्र के लोग थे, 20 नुकाती एजेंडा था। हम चीख चीख के तक गए कि उस पर अमल किया जाए, उस पर अमल किया जाए। आज भी यानी तकरीबन जो भी कालदम तंजीमें, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दो के खिलाफ कार्रवाई नाम की हुई तो हुई होगी, तो क्यों अगर पहले से हम कहते हैं कि वहां पे यानी कालदम तंजीमें मौजूद हैं और हुकूमत के रिकॉर्ड पे है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर नहीं होती तो इसका मतलब ये कि दहशतगर्द हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल की बात जो PDM के जलसों के हवाले से है, मैं ये जरूर कहूंगा कि क्या जो APS का वाक़या हुआ तो उस वक्त इमरान खान जो है वो डी चौक में नहीं बैठे थे? क्या वो धरना नहीं था? सियासी एक्टिविटीज जारी रहती हैं, मुल्क को बिल्कुल खामोश यानी कब्रिस्तान नहीं बनाया जा सकता। यानी अगर एक माहौल बना हुआ है, लोगों को एक तकलीफ है और महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है, एक मुश्किल है जो हुकूमत की तरफ से लोगों को दरपेश है, तो उसके लिए तो PDM को यानी पार्लियामेंट को महफूज बनाना है, जमहूरियत को यानी महफूज बनाना है, वो एक्टिविटीज तो जारी रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि ये हमारा मुश्तरक का एक एजेंडा है और अवाम का और यानी अपोजिशन का, हुकूमत का, कि हम दहशतगर्दी के हवाले से यानी जो 20 नुकाती एजेंडा है वो हमारा मुश्तरक का है। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती है
تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس مشترکہ ایجنڈے کی کارروائی ہے اور ہم نے اس میں اپنی تجاویز دی تھی، تو اسی پہ اگر عمل کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو. تو ہم اعتراض نہیں کرتے، یعنی اس کو سیاست کی بینٹ نہیں چڑھاتے یا اس واقعے سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن یہ دل میں ایک خواہش ہے اور یہ ایک ارادہ ہے کہ ہر قیمت پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اگر پہلے طالبان کے نام پہ تھا، اب داعش کے نام پہ ہوگا، تو کس طریقے سے روکا جائے گا؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ یقیناً حکومت جو ہے وہ اپنی سطح پر اقدامات کر رہی ہے. اسی طرح سیکیورٹی فورسز کو آپ دیکھیں، IOBs مسلسل ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انٹیلیجنس بیس جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مختلف جگہوں پر، جو کہ بعض اوقات ہم بتاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ آگے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، مختلف لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. وہ چیزیں اپنی سطح پر ہو رہی ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ رہی ہے، یعنی کہ شوکت صاحب نے جو کہا کہ PDM کے جو جلسے ہیں چونکہ کراؤڈڈ ہوتے ہیں، اس پر خطرہ ہو سکتا ہے، تو لیکن میاں صاحب جو ہے اس چیز کو نہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں یہی کہنا چاہوں کہ یہ اگر کراؤڈ ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ ہے. اس پر بات کریں گے، مزید حکومت سے بات کریں گے، شوکت صاحب سے ان کے اس سٹیٹمنٹ پر ضرور ہم دوبارہ سے آ کے بات کریں گے اور ان سے جواب لیں گے. لیکن جہاں پر لیں گے ایک مختصر سی بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو سلسلہ جو ہے گفتگو کا یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ صوبائی وزیر محنت شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین صاحب بھی موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. شوکت صاحب، حکومت جو ہے وہ چیزوں کو مکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میاں صاحب کے بیان سے ایسے لگتا ہے دہشت گردی کی ایک حقیقت ہے، اسے تو ظاہر ہے آپ نے روکنا ہے، سیکیورٹی فورسز نے روکنا ہے، لیکن سیاسی جو عمل ہے وہ تو جاری رہے گا نا. وہ تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، سیاسی عمل کو کسی نے روکا نہیں ہے، نہ حکومتی سطح پہ روکنے کی کوئی کوشش ہوئی ہے. تو میں نے اپنا بیان دیا ہے اور ذاتی حیثیت میں ریکویسٹ کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کسی کے کنٹرول میں تو نہیں ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ کر آتا ہے. یہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے، جو جہاں پہ اس کو ملتا ہے وہ کرتے ہیں. اب میں تو اس لیے میاں صاحب جو ہے وہ ان کو میں کیا بتا سکتا ہوں، وہ تو خود اتنے اس سے گزرے ہیں. اور جو ان کے دور میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے، کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ میں ان کو تو نہیں پڑھا سکتا یہ چیزیں. یہ ان سے گزر چکے ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود دہشت گرد جب دہشت گردی کرتے ہیں اور ان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، سیکورٹی اداروں کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، تو یہ ایک جنگ ہوتی ہے، وار ہوتی ہے. وار جو ہے وہ یعنی کسی کو رسک پہ نہیں ڈالنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حکومت کے خلاف اپوزیشن کوئی تحریک چلانا چاہتی ہے، چلائے، لیکن جو انہوں نے نیکٹا کی جو اس کے بعد کی جو پوائنٹس کی بات کی، دیکھیں ہمارے تو 2 سال ہوئے نا پنجاب میں، تو پنجاب میں اس سے پہلے جو حکومت تھی کیا اس نے عمل درآمد کرایا؟ اور یہ جو انہی کے ساتھ آج بیٹھ کر یہ تحریک چلا رہے ہیں نا، تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، شہباز شریف کی، اس کے دور میں کتنے پوائنٹ پہ عمل ہوا، میں سب اچھی طرح جانتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہیں، موجود رہی ہیں، لیکن اب جا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ ہمیں بیٹھنا، سرنو اس کا جائزہ لینا ہوگا. اس سے اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ اس سے ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. بیٹھ کے، کیونکہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، حکومتیں آنے جانی چیز ہے، کل ان کی تھی، آج ہماری ہے، کل پھر پتہ نہیں چلتا ہے کس کی ہو سکتی ہے. لیکن یہ لازمی ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو تحفظ دینا. ہم سیاست کرتے ہیں، لیکن سیاست جو ہے صرف اقتدار کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کو اچھی لگیں گی، ہمیں بری لگیں گی، ہمیں اچھی لگیں گی ان کو، لیکن جو اصل ٹارگیٹ ہے ہمارا وہ امن کا قیام ہے. اب آج موقع ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف وہ وہاں لندن میں بیٹھ کے سیکورٹی اداروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آج یہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ اس پہ ذرا ضرور وہ کریں. شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو رسک پر ڈال رہے ہیں. پاکستان میں اگر ایک پارٹی نے سیکورٹی ایجنسیوں کا یعنی اس کارروائی کو اون کیا ہے تو وہ صرف عوامی نیشنل پارٹی ہے. ریکارڈ پہ کسی اور پارٹی نے آج تک اون نہیں کیا، اس لیے عوامی نیشنل پارٹی کو آج بھی سزا دی جا رہی ہے. ہم اس میں بڑے سنجیدہ ہیں کہ دہشت گردی کو ہر طریقے سے ختم کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جو پروگرام بنایا گیا اس پہ عمل نہ کیا جائے، اس کے لیے جو
نکات تجویز کیے گئے اس پہ عمل نہ کیا جائے اور ایک واقعہ ہو تو اس کے حوالے سے بات کی جائے. ایسا نہیں ہے, ہمارے وقت میں بہت سارے ہوئے ہیں لیکن وہ بڑے عروج پہ تھے اور ہم نے ساری دنیا میں اگر ایک کامیاب ایپیسوڈ ہے تو وہ ملکن ڈویژن ہے جو کہ دہشت گردی کے عروج پہ تھی اور ہم نے امن قائم کر دکھایا. وہ ہم اور آج بھی ساری دنیا دیکھ سکتی ہے. رہی پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایٹ رسک لے کے جا رہے ہیں اتنے سارے. نہیں, میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے پرامن یعنی ابھی تک ہم نے کوئی ایسا احتجاجی یعنی ایسا شکل اختیار نہیں کیا کہ ہم نے کسی پہ حملہ کیا ہوا ہے, کوئی 7 نافرمانی کا اعلان کیا ہے. گیدرنگ کی وہ بات کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں گیدرنگ ہماری اپنی جو ہے وہ یعنی اگر حکومت ہم سے کہے کہ یہ گراؤنڈ ہے, یہ جگہ ہے, اسی جگہ پہ کرو تو ہم نے کبھی زبردستی نہیں کی. ہم پرامن ہی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور ابھی ہمارے چونکہ عوام کی طاقت ہوتی ہے, خدا کے بعد اگر نیچے ہے تو عوام کی طاقت ہے. وہ عوام کی طاقت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہے. تو اپوزیشن جہاں بھی جلسہ کرے خدا کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہے. اور ابھی 3 جلسے ہوئے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ میڈیا وہ نہیں دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. جتنا دکھا سکتے ہیں دکھا رہے ہیں. جتنا میڈیا کو حکم ہے تو اتنا حکم وہ مان رہے ہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کر رہے تھے تو آپ 24 گھنٹے دکھایا کرتے تھے. کیا وہ لوگ بھول گئے؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اب یہ ابتدا ہونے جا رہا ہے. یعنی یہ ری آرگنائز ہو گئے. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آرگنائز ہوں گے, ہو گئے. اب مزید ری آرگنائز ہوں گے, ری گروپس ہو رہے ہیں. اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کے بیچ میں جو گروپ تھے وہ گروپس اب ختم ہونے جا رہے ہیں. یہ متحد ہونے یعنی ایک چھتری کے نیچے سارے آ رہے ہیں تو یہ شکل مزید خطرناک ہوگی. تو ایسی صورت میں کیا اے پی سی ہونی چاہیے جیسے کہ پہلے ہوئی تھی؟ شوکت صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, مطلب آپ میں تو یہ تجویز دوں گا کہ چونکہ 20 نکاتی ایجنڈا کافی غور و خوض کے بعد یعنی وجود میں آیا ہے اور اس میں یہ تمام یعنی نکات موجود ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے, وہی حکومت اس پہ عمل کرے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل شوکت صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں جو عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے مثال بھی دی کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد اے پی سی ہوئی, سارے بیٹھے جو ایک دوسرے کے مخالف بات بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اپوزیشن تھی, حکومت تھی. شوکت صاحب کیا اے پی سی کی گنجائش ہے ابھی اس موضوع پر؟ دیکھیں بلکہ معاشی موضوع پر, ہر ایک موضوع پر. ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ وزیر اعظم عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جتنے ایشوز ہیں پاکستان میں, چاہے مہنگائی ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہے, ان سب پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم سب سے پہلے جو ہے نا مسلحت کی جائے, یعنی جو احتساب کا وہ روک دیں. آپ دیکھیں نا ایک گورنمنٹ کی طرف سے بار بار ایک آفر آ رہی ہے کہ آ جائیں بیٹھ جائیں, آپ کیا ایشو چاہتے ہیں. یہ سارے اب جو نواز شریف کا ایشو ہے یا زرداری کا ایشو ہے وہ افتخار کا ایشو تو نہیں ہے نا, لیکن سارے پھر ملے ہوئے ان کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کو. یہی عرض ہے کہ اگر آپ کا ایشو پاکستان کا ہے تو ہم پاکستان کے ایشو پہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن کے خلاف احتساب کو روک دیا جائے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتے. عمران نے کہا 100 دفعہ کہا کہ چاہے میری حکومت چلی جائے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. میں سمجھ گیا ہوں. ایک ایسا بات میں تو اس واقعے سے ہٹ کے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. سب سے پہلے بات تو یہ کہ احتساب کی جب بات ہو تو بالکل میں کہتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھ سے شروع کیا جائے لیکن ایمانداری سے ہو, غیر جانبدار ہو. یہ نہ ہو کہ ان کا کرپٹ بندہ جو ہے وہ سیر سپاٹے کرے, وہ لندن میں گھومتا پھرے, اور چینی چور ہو تو وہ بھی, آٹا چور ہو تو بھی, یعنی جو بھی کچھ کرے وہ بالکل آزاد ہیں, اور اپوزیشن چور ہے. تو یہ احتساب نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اپنی افادیت کھو چکی ہے, لہذا احتساب اگر کرنی ہے تو غیر جانبدار کرنی ہے, سب کا یعنی احتساب ہو. تو اسی میں یعنی قوم کی بھی بھلائی ہے اس ملک کی. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب تو سب باتوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو کب بیٹھے ہیں؟ نہیں تو کب بیٹھے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو وزیر اعظم نے جو آفر دی ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کب دیا؟ کئی دفعہ میڈیا پہ چلو نہیں, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, اس لیے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن شوکت صاحب ابھی یہ آفر وزیر اعظم صاحب نے دیا, وزیر اعظم
साहब उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एहतसाब की बात अलग छोड़े। ये नहीं उसने कहा, नहीं उसने ये कहा है, अब अगर आपको याद हो, वो कह रहे कि वो सिर्फ एहतसाब के हवाले से बात करना चाहते, मैं किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा। वो तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहा है। जब नहीं संजीदा फर नहीं है, अगर संजीदा फर होती, ये मेरी बात भी रिकॉर्ड पे आ रही है, आपकी भी आ रही है। उस पे नहीं संजीदा फर आएगी तो गौर होगा। ठीक है, जब संजीदा फर है ही नहीं तो ऐसे बात पे गौर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जो बात होने जा रही है, अब तो 3 जलसे हो गए, पेशावर का जलसा बाकी है। खुदा के फजल करम से लाहौर की बारी है, और वो बारी आने से पहले इंशाल्लाह हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत नहीं होगी, मैं के बराबर जलसा नहीं हो सकता। खाली कंटेनर पे हम कभी खड़े नहीं होंगे, खाली कंटेनर पे। ये रिकॉर्ड पे है कि खाली कुर्सियां थी, इमरान खान साहब खड़े थे। मीडिया को चाहिए कि वो जो बलूचिस्तान के अंदर खुदा करे के दिखाए, हमारा जलसा और उनका दिखाए, खुदा करे के दिखाए, और कराची वाला भी दिखा दे, और मेरे ख्याल से पेशावर का भी आपको पता चल जाएगा। खुदा करे के दिखाए। और जलसा तो आपने मियां साहब जलसों पे बात नहीं हो अच्छा, आप रही है। जलसों की स्ट्रेंथ पे चले गए, लेकिन मियां साहब ने एक आखिरी बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि लाहौर के जलसे तक आप देख लीजिए, इस दौरान आप देखेंगे कि हुकूमत नहीं होगी। चलो ये तो खैर अपोजिशन और क्या कह सकती है, यही कहेगी ना। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, ये मायूस हैं। अच्छा, खुदा न करे की सियासत खत्म हो गई। अब देखें ना, इनके पास लीडरशिप का है। मुझे बताएं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, जरदारी बीमार हुआ है, अब उन बच्चों को आगे निकाला कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, और यकीनन ये एक ऐसी बहस है जिसपे हम जितना भी बात करते रहे वो बस टाइम ही जाया होगा। असल में ये चीज है कि मैं चाह रही थी कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, मतलब एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, और वे फॉरवर्ड शौकत साहब ने दिया, और उन्होंने कहा कि बैठ के बात हो सकती है अगर वाकई हुकूमत कह रही है। और मियां साहब ने कहा कि ये संजीदा बात नहीं है, ये इन्होंने ऐसे कह दिया। बहरहाल, लेकिन अगर एक संजीदा बात आती है, एक संजीदा कोशिश होती है, और बैठ के बात की जा सकती है, और खुसूसन ऐसे वक्त में कि जब एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ दहशतगर्दी, फिर पॉलिटिकल टर्माइल, इस तरह की बातें, इसमें यकीनन एक वे फॉरवर्ड की तरफ हमें जाना चाहिए। और हुकूमत अगर ऐसी कोशिश करती है तो उसको सराहना भी चाहिए, और पीजीएम के प्लेटफॉर्म से जो 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं उनको ये बात सुननी भी चाहिए, लेकिन संजीदा कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक छोटी सी झलक आपको पेशावर की दिखाएंगे कि वो जो हम कोरोना की भी एक आफरीत है जो कि फिर से आ गया है, उसके बारे में लोगों की क्या राय है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं संजीदगी की, और संजीदगी अगर हमें हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आती, अपोजिशन की तरफ से नजर नहीं आती, जो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, तो अवाम भी हमें संजीदा नजर नहीं आती। कैसे, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी के इश्यूज पर, और अब हम अगर तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो सेहत को दरपेश जो मसाइल है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान बन चुके हैं। खास तौर पर कोरोना की जो दूसरी वेव आई है उसके साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो कोरोना के केसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अवाम जो है वो इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं। और पहले जिस तरह हुकूमत की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, इकदाम उठाए गए थे, एसओपीज दिए गए थे, और मजबूर किया गया था आवाम को कि वो एसओपीज को फॉलो करें, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो क्या है। हालांकि कुछ दिनों से फिर से हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और कुछ डेथ्स भी सामने आई हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम क्या कहते हैं ये जानने के लिए हम पेशावर के हश्त नगरी बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि अगरचे इन दोनों भाइयों ने तो मास्क पहना हुआ है, लेकिन ओवरऑल आपको सिचुएशन जो है वो ऐसी नजर आ रही है कि लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद जानजेब नौशाई। हाजी साहब, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? आपको पता है ना कि एक बार फिर कोरोना की खाना खाया ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी उतारा है। आगे आ जाए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कोरोना की वेव, एक दूसरी वेव इस वक्त आ चुकी है मुल्क में? जनाब, है ना? जी आ चुकी है जी। तो मास्क पहनना चाहिए। उसके लिए हमें एहतियाती
ताबीर करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरों को भी तलकीन की जानी चाहिए कि वो भी करें, क्यों कि ये फिर अगर वबा उठ खड़ी हुई तो फिर ये लगती लगती फिर वही मसला बन जाएगा। जो आपने खुद मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? अभी उतारा है खाना तो पहने ना, पहने। अच्छा, हाजी साहब कह रहे हैं कि मैंने अभी उतारा था मास्क, खाना खा रहा था। अच्छा, यहाँ देखें कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, और जैसे ही कैमरा हम घुमाते हैं तो लोग भागना शुरू हो जाते हैं। चाचा, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क तो हमारी उम्र इतनी अब है कि अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको मजीद उम्र वो दे। तो अल्लाह की अपनी मेहरबानी होगी कि हम पर मेहरबान हो जाए। हाँ। बाकी हमारी जिंदगी गुजर गई, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे कोई चीज ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए एहतियात करें। अरे क्यों कैसी बातें कर रहे हैं? ये आलूदगी देखो, ये ट्रैफिक देखो, ये हालात देखो, ये एक तो गरीबी है, एक तो ये। तो ये आलूदगी, ये हालात, ये हजूम जो आपको लग रहा है, तो ये इसी बात का तकाजा करता है कि हम मास्क पहने। एक दिन से नहीं होता है ना, तो रोज पहने ना। अब हम तो कोई वो मुजरिम तो नहीं है कि तमाम दिन हम वो। मैं आपको नहीं, वैसे ही एक बात कर रहे हो ना। अच्छा, आप तो मतलब है कि माशाल्लाह लिखे पढ़े लोग हैं और वो आप, लेकिन हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें इस चीज का कोई वो नहीं होता है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मास्क कहाँ है? फिलहाल तो नहीं है जी, क्यों? बस कोई नहीं पहनता है। तो कोई नहीं पहनता तो आप भी नहीं पहनेंगे? बस क्या करें, हैं? क्या करें बाजी है। आपको पता है कि कोरोना की एक और वेव आ गई है? जी जी पता है। तो फिर कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो सकता है आपके साथ? क्यों नहीं हो सकता, लेकिन तो फिर जरूरी है, लेकिन बस क्या करें। एहतियात तो जरूरी है, लेकिन करता नहीं हूँ। ठीक है जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशम। मोहम्मद आशम, आपको पता है कि एक बार फिर कोरोना की एक और वेव आ गई है? हाँ जी, आप बिल्कुल आ गया जी, कोरोना बहुत खतरनाक है ना? खतरनाक है तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? जी, बस बेगौरी के वजह से होता है। हाँ जी, इससे नुकसान क्या होगा? बस बीमारी होता है जिस्म का, बस ये बीमारी है। खुदा ना खास्ता आपको हो जाए फिर? बस अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। ठीक है, मास्क नहीं पहना हुआ आपने? मास्क तो मेरी जेब में पड़ा हुआ है, मास्क तो मेरे पास है। ये मास्क ये आ गया। नहीं, अच्छा, ठीक तो नहीं हुआ ना? कैसे? आपने मुझे देखकर मास्क पहन लिया। तो ये रुमाल है हमारा, मास्क का काम कर रहा है ना। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपको पता है कोरोना क्या है? क्यों नहीं है कोरोना का, सब क्या है बताएं? सब कुछ है, एक आई हुई है बीमारी है, जो कुछ भी है पाकिस्तान में आया हुआ है। इससे दुनिया में जो नुकसान हुआ वो पता है ना? बिल्कुल, कोई सियासी नुकसान भी हो रहा है और कुछ। ये सियासी नुकसान क्या होता है? तो बस ये मजमे न बनाओ, ये ना बनाओ, इस गवर्नमेंट की वजह से भी तो है ज्यादा। अच्छा, आप ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की वजह से? ज्यादातर तो गवर्नमेंट की वजह से ही है। वो कैसे? वो जब वो निकलते हैं तो कुछ नहीं होता, अपोजिशन निकलती है तो फिर कोरोना आ जाता है। अच्छा, चलें छोड़ें इसको, अपोजिशन और हुकूमत से हटकर बीमारी के तौर पर देखते हैं। तो बीमारी तो अब ये मीडिया से ही पता चलता है, बीमारी है, बीमारी है। अच्छा, जी, इर्द गिर्द आपको नहीं पता चला? हमारे तो यहाँ पे कोई सिटी में तो देखा ही नहीं हमने किसी को कोरोना में, बस खाली मीडिया भी सुनते हैं। कोरोना है, तुसी बोल नहीं सकते हो? क्यों नहीं बोलता? अच्छा, कोरोना है, फिर तुसी मास्क क्यों नहीं लिया? रोजाना मास्क पहन के भी थक जाने। नहीं, एहतियात नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं? तो फिर एहतियात ये, किसी के गले मत मिलो, हाथ मत मिलाओ, हाँ, बस दूरी रखो, हाँ, बस। अच्छा, हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ उम्र है? 65 पे 55। तो आपको तो और भी ज्यादा ख्याल करना चाहिए। मैं किसी के गले ही नहीं मिलती तो क्या मुझे उससे कोरोना लगेगा? अच्छा, नहीं, किसी के साथ बैठते नहीं हूँ, दूर दूर। अभी रिसेंटली क्वेटा में एक जलसा हुआ और बिलावल साहब जा रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान, तो क्या आप वहाँ गई, आपने प्रोग्राम किया वहाँ? किसी का मार्क्स लगा देखा है आपने टीवी पे? हमने तो किसी का नहीं देखा। तो मेरे कहने का मकसद ये पिशावर शहर है ना, यहाँ शहर जो भी आता है अपने गरज से आता है, किसी काम से आता है, ऐसे घूमने फिरने नहीं आता। और वो जो एक्टिविटीज हो रही वो सियासी एक्टिविटीज है, वो भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चाचा, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? हाँ, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क इसलिए नहीं पहने कि गरीब बंदा है, हमारा मास्क का वश भी नहीं हो सकते और
जो अल्लाह की तरफ से होता है वही होता है। हमारा अब अल्लाह के पर भरोसा है, और जब मौत आता है तो न कोरोना होगा और न कुछ भी होगा, आ जाएगा आपका टाइम पे। नाजरीन, आपने लोगों की बातें सुनी। कुछ लोगों को लगता है कि जनाब मास्क पहनना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है मास्क पहनने की, क्योंकि हुकूमत, अपोजिशन, सियासी जमातें जब अपने जलसे करने होते हैं तो वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आवाम की बारी आती है तो उस वक्त उनको कोरोना याद आ जाता है। तो अब ये आज के इस प्रोग्राम में और खास तौर पर इस सेगमेंट में आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखानी थी पेशावर की, कि एक आम आदमी पेशावर का क्या सोच रहा है कोरोना की इस नई लहर के हवाले से, हुकूमत के रवैये के हवाले से और हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से और मुल्क में होने वाली सूरत हाल के हवाले से। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।